Hello everyone, this is श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज के इस वीडियो में हम इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लोक प्रशासन के विकास के चरण क्या हैं, यानी इस अनुशासन का उद्भव कैसे हुआ और आज इसकी स्थिति क्या है। ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी टॉपिक से हमें पता चलता है कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में कैसे अध्ययन इसका शुरुआत हुई। तो 5 चरण हैं इसके, उन 5 चरणों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। 5 चरणों में लोक प्रशासन का विकास हुआ है। हम जानते हैं लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। लास्ट वीडियोस में हमने अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा। तो लोक प्रशासन क्या है? सरकार के मामले जैसे कानून व्यवस्था उनको कायम करना, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की उनको इम्प्लीमेंट करना, उन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। ये प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अध्ययन के रूप में, एक विषय के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं, तो स्थिति कुछ और है। जब से शासन है तब से ही प्रशासन है, यानी जब से समाज है तब से शासन है, राजनीति है और तभी से प्रशासन भी है, एक प्रक्रिया के रूप में। लेकिन एक विषय के रूप में इसका अध्ययन 1887 से किया जाने लगा, सिस्टमैटिक वे में। हालांकि इससे पहले भी अध्ययन हुए हैं। अगर हम भारत में बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, और अगर प्राचीन पश्चिम में बात करें तो अरस्तु के पॉलिटिक्स में, और अगर मध्यकालीन पश्चिम में बात करें तो मकियावली के द प्रिंस में सरकार के संगठन और काम करने के तरीके के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है इन रचनाओं में। लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में इस विषय लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा 1887 से। इसी विषय में हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन का पहला चरण, विकास का पहला चरण। 5 चरणों में विकास हुआ। स्टेज 1, जिसका मूल विषय क्या था? राजनीति और प्रशासन का द्विभाजन, यानी राजनीति और प्रशासन अलग अलग देखे जाएं। यहाँ नाम लेना होगा वुड्रो विल्सन का, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक या लोक प्रशासन का पिता भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि 1887 में उन्होंने एक निबंध लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के साथ एक सिस्टमैटिक, जो व्यवस्थित अध्ययन शुरू हुआ लोक प्रशासन का। पहले लोक प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान के साथ ही पढ़ा जाता था, लेकिन यहाँ से शुरुआत हुई कि लोक प्रशासन को राजनीति से अलग माना जाए, एक अध्ययन के रूप में। और क्योंकि लोक प्रशासन की प्रक्रियाएं और राजनीतिक जो शास्त्र है उसकी प्रक्रियाएं, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, दोनों अलग अलग है, ऐसा वुड्रो विल्सन ने कहा। वुड्रो विल्सन ने इसमें काफ़ी तर्क भी रखे। जैसा हम देखें कि वुड्रो विल्सन का एक तर्क था, एक संविधान की रचना करने से ज़्यादा मुश्किल उस संविधान को चलाना है। यानी अगर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं, कोई संविधान बनाया जाता है, तो उसको इम्प्लीमेंट कराना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में अक्सर क्या बात होती है कि कौन से इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की जाए, कौन सी संस्थाएं क्या कार्य करेंगी, लेकिन लोक प्रशासन में कैसे कार्य करेंगी, यानी वो जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसके ऊपर वुड्रो विल्सन ने ध्यान आकर्षित करवाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन का क्षेत्र एक व्यापार का क्षेत्र है, यह राजनीति की जल्दबाजी और दिक्कतों के अध्ययन से हटकर है, यानी कि यहाँ पर साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, विल्सन ने कहा कि प्रशासन एक विज्ञान है और इसीलिए प्रशासन का विज्ञान राजनीति के विज्ञान के उस अध्ययन का नवीनतम फल है जो बहुत पहले शुरू हुआ था। यानी लोक प्रशासन को एक पृथक अध्ययन के रूप में देखना, यानी उसका एक पृथक अध्ययन करने का आह्वान वुड्रो विल्सन ने किया। फिर फ्रैंक जे गुडनो ने 1900 में प्रकाशित अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में विल्सन के विचारों को आगे बढ़ाया। 1926 में एल.डी. वाइट ने अपनी एक बुक लिखी थी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें उन्होंने इसी विचारधारा को आगे बढ़ाया, बल्कि इस बुक को फर्स्ट टेक्स्ट बुक भी माना जाता है लोक प्रशासन के ऊपर। तो ये चरण मुख्यतः किस चीज़ पर फोकस करता है?
पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डाइकॉटमी के ऊपर, यानी राजनीति और प्रशासन दो अलग अलग चीज़ें हैं, उनका अध्ययन भी अलग अलग किया जाना चाहिए। ये इस चरण का मूल बिंदु रहा। फिर हम बात करते हैं स्टेज 2 की, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई, उस पर जोर दिया गया। पहला चरण 1887 से 1926 तक रहा और दूसरा चरण को 1927 से 1937 तक माना जाता है। ये डिवीजन जो किया गया है ये कन्वीनियंस के लिए किया गया है, ताकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझा जा सके। तो इसमें चरण का मूल विषय क्या था? प्रशासनिक सिद्धांतों का विकास, जो सार्वभौमिक वैधता और प्रासंगिकता वाले हों, यानी ऐसे सिद्धांतों को विकसित किया जाए जो हर जगह किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किए जा सके। WF विलोबी ने एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें उन्होंने प्रशासन के सिद्धांतों पर बल दिया। आप आगे वीडियोस में पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। उनमें से हम अगर बात करें उदाहरण के रूप में, डिवीजन ऑफ वर्क यानी कार्य का विभाजन, हायरार्की पद सोपान, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्ता एवं प्राधिकार, कोऑर्डिनेशन समन्वय, ये कुछ एक उदाहरण हैं जो प्रिंसिपल्स के रूप में काम करते हैं लोक प्रशासन के। इसी जो चरण में हेनरी फ्योल ने भी 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिनके विषय में आप आगे पढ़ेंगे। प्रशासन के सिद्धांत के रूप में उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को रखा था, जैसे इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट अपनी एक बुक थी, इसी में ही उन्होंने प्रशासन के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। जो हेनरी फ्योल की बुक है इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, ये 1916 में प्रकाशित हुई थी। फिर गुलिक और अर्विक दो बहुत बड़े विद्वान रहे, लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक। इन्होंने द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों की भी व्याख्या की। उन्होंने एक शोध पत्र निकाला। इस शोध पत्र में उन्होंने कहा कि मानव संगठन के अध्ययन द्वारा ऐसे सिद्धांतों को विकसित किया जा सकता है जो किसी भी प्रकार के संस्थाओं में, व्यवस्थाओं में लागू किए जा सकते हैं। वो उन संस्थाओं को नियमित कर सकते हैं, तो उनमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। यानी इस जो स्टेज में मूल जो बिंदु रहा वो प्रशासनिक सिद्धांतों पर रहा, प्रशासनिक सिद्धांतों पर बल दिया गया। जैसे MP फॉलेट ने क्रिएटिव एक्सपीरियंस बुक लिखी, उन्होंने भी इसी बात पर बल दिया। तो सेकंड स्टेज में प्रशासनिक सिद्धांतों का बोलबाला रहा। फिर है स्टेज थर्ड, एरा ऑफ चैलेंज, 1938 से 1947 तक, चुनौती का युग। किस चीज़ की चुनौती का युग? लोक प्रशासन के लिए ये अध्ययन के रूप में, जो विषय के रूप में अध्ययन किया जा रहा था, उस संदर्भ में चुनौती का युग रहा। इस चरण का मुख्य विषय क्या रहा? इस चरण का मुख्य विषय था लोक प्रशासन के अध्ययन के मानव संबंध व्यवहार उपागम की जो वकालत करना, उस पर बल देना। यानी जो मानव संबंध व्यवहार उपागम है, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, इस पर बल देना। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच बेसिकली क्या कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इक्विपमेंट्स नहीं होते, उसमें सिर्फ यंत्र नहीं होते, या सिर्फ सीधे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, उसमें ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मानव होता है। उस पर फोकस करना ज़रूरी है, उसके सोशल एनवायरनमेंट पर भी फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि वो मशीन में कोक की तरह कार्य नहीं करता, मशीन में लगे किसी पुर्जे की तरह कार्य नहीं करता। उसका अपना इनफॉर्मल एक समाज होता है जो उसकी कार्यशैली को प्रभावित करता है। तो ये बातें रखी गई, यानी जो मानव व्यवहार है, जो संगठन में व्यवहार किया जाता है, संगठनात्मक व्यवहार है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, उसमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं की उपेक्षा ना की जाए। मानव संबंध व्यवहार उपागम के जो समर्थक रहे, उन्होंने इस सिद्धांतों को जो सिद्धांतों पर बल दिया गया, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच थी, उसको यांत्रिक उपागम के रूप में बताकर आलोचना भी की। यानी इस स्टेज में, इस पीरियड में 1938 से 1947 के बीच सिद्धांतों पर बल ना दे करके चैलेंज दिया गया कि जो तरीका लोक प्रशासन के विद्वानों ने अपनाया है, कुछ विद्वानों ने, वो ठीक नहीं है। वहाँ पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें राजनीति और प्रशासन के विभाजन को खारिज कर दिया गया, प्रशासन के सिद्धांतों को सार्वभौमिक भी नहीं माना गया। यह तर्क स्पेशली
हर्बर्ट साइमन द्वारा दिया गया। हर्बर्ट साइमन एक बहुत बड़े विद्वान हैं लोक प्रशासन के। उनकी बुक द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो पब्लिश हुई 1946 में, उसमें सिद्धांतों को मात्र कहावतों के रूप में माना गया, यानी सिद्धांत ना होकर उन्होंने कहा ये सिर्फ कहावतें हैं। इनकी सार्वभौमिकता पर क्वेश्चन मार्क लगाया हर्बर्ट साइमन ने। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेज 4 की, पहचान का संकट यानी क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। ये आया लोक प्रशासन के सामने। लोक प्रशासन में जॉन गॉस, जिनका नाम काफ़ी फेमस है, उन्होंने 1950 में अपने लेख में कहा, लेख का क्या नाम था, ट्रेंड्स इन थियोरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने कहा कि हमारे समय में लोक प्रशासन कि किसी विचारधारा का मतलब राजनीति की भी एक विचारधारा से है। यानी ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि लोक प्रशासन को राजनीति शास्त्र से अलग नहीं किया जा सकता। यानी जो राजनीतिक एरिया है, क्षेत्र है, वो लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ है। यानी राजनीति और प्रशासन को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। इनमें से कुछ विद्वान जो राजनीति शास्त्र से प्रशासन की ओर आए थे, वो वापस लौट गए, और कुछ विद्वान प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में पढ़ने की ही वकालत करते रहे। यानी जो विद्वानों का वर्ग था वो दो भागों में बंट गया। कुछ इसका समर्थन करते थे एक विषय के रूप में अलग से पढ़े जाने का, और कुछ इसको राजनीति विज्ञान के साथ ही पढ़े जाने के लिए सहमत थे। यानी कुछ विद्वान प्रशासन की ओर बढ़े और कुछ विद्वान राजनीतिक विज्ञान की ओर बढ़े। रॉस्को मार्टिन ने भी 1952 में अपने लेख में लोक प्रशासन पर राजनीतिक विज्ञान के प्रयोग को जारी रखने का आह्वान दिया। यानी वो भी इसी तरफ रहे कि लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान एक ही साथ पढ़े जाने चाहिए। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हुई। इसी चरण में नव लोक प्रशासन यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी विकास हुआ। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1968 में डेवलप हुई थी। ये एक पूरा अपने आप में अप्रोच है जिसके विषय में हम सेपरेटली पढ़ेंगे। अलग से पढ़ने की आवश्यकता होगी कि नव लोक प्रशासन क्या है, नया लोक प्रशासन क्या है। लेकिन ये धारणा भी इसी स्टेज में चरण 4 में ही विकसित हुई। फिर हम बात करते हैं चरण 5 की, जो कि पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, यानी कि इस चरण में मुख्य बिंदु क्या रहा, किस चीज़ पर बल रहा। लोक नीति परिप्रेक्ष्य, यानी इस चरण में राजनीति और प्रशासन के मध्य विभाजन के पारंपरिक विचार को छोड़ दिया गया। फोकस किस बात पे किया कि पॉलिसी मेकिंग जो होती है उसका पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। रॉबर्ट गोलम्बिस्की ने भी कहा कि लोक प्रशासन के उद्भव में लोक नीति के 2 चरण हैं। पहला, राजनीति और प्रशासन की सभी या कई स्तरों पर व्याख्या। राजनीति और प्रशासन की यानी व्याख्या की जाए क्या है राजनीति और क्या है प्रशासन, और दोनों में क्या रिलेशनशिप है, दोनों आगे एक साथ कैसे बढ़ सकते हैं। फिर संपूर्ण प्रशासन का कार्यक्रम रूपी चरित्र, यानी संपूर्ण प्रशासन को देखा जाए किस स्टेज पर क्या कार्य होता है और वो कैसे संपन्न करवाया जा सकता है। इस चरण में ही लोक प्रशासन को अंतर अनुशासनात्मक बनाने पर बल दिया। अंतर अनुशासनात्मक किसे कहते हैं, यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पर बल दिया गया। अगर आप लोक प्रशासन को आइसोलेशन में पढ़ते हैं, यानी लोक प्रशासन पढ़ते वक्त आप और किसी विषय को नहीं पढ़ें, तो उसे हम संपूर्ण अध्ययन नहीं कहेंगे लोक प्रशासन का। जब हम लोक प्रशासन पढ़ते हैं तो हमें अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और अन्य जो सोशल साइंस हैं, सामाजिक विज्ञान है, उनके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। कैसे? अगर आप प्रशासनिक कार्यों की बात करते हैं तो प्रशासनिक कार्य मानव जीवन के अलग अलग जो पहलू हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, इनसे जुड़े हुए हैं। हर क्षेत्र में आप प्रशासन को देखते हैं। अगर आर्थिक गतिविधियों में आप प्रशासनिक संस्थाओं को देखें, बैंकिंग सेक्टर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये गतिविधियां भी प्रशासनिक दायरे में आती हैं, लेकिन ये आर्थिक क्षेत्र में हो रही हैं। अगर आप सामाजिक क्षेत्र में देखें, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सामाजिक कल्याण बोर्ड है, वो सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो चुनाव आयोग आप पढ़ते हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। हम जनप्रतिनिधि हमें चाहिए सरकार चलाने के लिए, और अगर हम खुद चुनाव लड़ते हैं तो भी वो हमारा एक राजनीतिक अधिकार है, अगर हम सारी एलिजिबिलिटीज़ पूरी करते हैं तो ये सभी क्षेत्र प्रशासन के दायरे में आते हैं। इसीलिए प्रशासन को अंतर अनुशासनात्मक बनाने के ऊपर बल दिया गया। अनुशासन से यहाँ
मतलब विषय से है। डिसिप्लिन कहते हैं इंग्लिश में, उसे विषय कहते हैं, यानी सब्जेक्ट। तो सभी सब्जेक्ट के साथ में जो सामाजिक विज्ञान है उनके साथ में पढ़ने पर बल दिया गया, उस तरह के अध्ययन पर बल दिया गया। तो ये 5 चरण थे जिनमें इन 5 चरणों में लोक प्रशासन का विकास हुआ और स्वरूप बदलता रहा। जिस तरह का समाज हुआ उसी तरह के स्वरूप को लोक प्रशासन ने ढाल लिया। आज अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं तो लोक प्रशासन का स्वरूप बदल चुका है। तो ये हमने आज पढ़े 5 चरण लोक प्रशासन के। आगे हम इसे नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।